हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th की साइंस की और चैप्टर 4 आपका चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। परमाणु की संरचना पर हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें कि आपने सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, क्वेश्चन आंसर्स आपने देख लिए, रिवीजन कर रहे हैं चूंकि, तो रिवीजन में भी हम प्रश्नों का उत्तर ही यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है ना। लास्ट सेशन में कुछ प्रश्न आप लोगों ने देखे थे जिनके आंसर देने का प्रयास भी आप लोगों ने किया था। प्रश्न था आपका, ड्रॉ स्केच ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम विथ 3 शेल्स, ठीक है ना, 3 कोशों के साथ। जैसा बोहर जी ने बताया था वैसा हमने क्या बनाना है, यहाँ पर परमाणु का आपका स्ट्रक्चर बनाना है और उसमें 3 कोशों को हमने दिखाना था, तो वो इस प्रकार से हमने यहाँ पर बना लिया था। ठीक है, नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन होता है, आपका न्यूट्रॉन होता है साथ में, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बताया गया है। दैट मीन्स कि आपका वहां पर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन तो है लेकिन उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो उसको नाभिक धनावेशित है, ये हमें बताया जा रहा है। देन कोश KLMN, 4 कोश यहाँ पर दिखाई गई हैं, आपको 3 ही कोश बताने हैं, तो वो आपने इस तरह से बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, नेम द 3 सब अटोमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। परमाणु के 3 अपरमाणविक कणों के नाम बताइए। तो जैसा आप लोगों ने बताया था, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन आपका वहां पर होते हैं। इसके अलावा प्रश्न था आपका, हीलियम परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 4U है और इसमें 2 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए। हीलियम एटम हैज एन एटॉमिक मास ऑफ 4U एंड 2 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स डज इट हैव? ओके, तो हमने देखा था परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या। तो यदि हमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो हम क्या करेंगे, परमाणु का जो द्रव्यमान दिया गया है, या कहीं कहीं पर द्रव्यमान संख्या भी से लिखा गया होता है, तो द्रव्यमान संख्या से प्रोटॉनों की संख्या को माइनस कर लेंगे, हमें न्यूट्रॉनों की संख्या पता चल जाएगी। तो 4 - 2 2 आपका क्या आ गया, न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पर आ गया। ओके, कुछ फॉर्मूलेज मैंने आपको बताए थे, वो आपने नोट किए होंगे। और राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन एंड सोडियम एटम। कार्बन और सोडियम के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण बताइए। चलिए, कोशों में आपने बताना है। कौन आंसर करेगा? कौन बताएगा कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन और सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन? हैंड रेज करो। किसी को नहीं पता? चलिए, तो ध्यान से, मैंने आपको बोला था एटलीस्ट 1 to 30, 1 से 30 तक के, यानी कि परमाणु क्रमांक 30 तक के जो आपके तत्व हैं उनको आप अच्छे से याद कर लो कि कौन कौन से तत्व हैं, उनका सिंबल क्या है, और सिंबल के अलावा जो भी वहां पर उनका द्रव्यमान संख्या है वो भी याद कर लीजिए। ओके, यहाँ पर आपको कार्बन और सोडियम का बोला गया है। कार्बन का परमाणु का क्रमांक कितना होता है बताओ? 6 होता है। मैं आपको बता रही हूँ, कार्बन का परमाणु का क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। और उदासीन अवस्था में मैंने क्या बोला था, परमाणु का क्रमांक किसके बराबर होता है? बताओ जल्दी। उदासीन अवस्था में जितना उसका परमाणु क्रमांक है वो किसके बराबर है? कौन बताएगा? खिरसु माइक ले लो जल्दी से। क्या बताया था मैंने आपको? 2-3 फॉर्मूले मैंने आपको यहाँ पर लिखवाए थे, याद किया आपने घर जाके? उदासीन अवस्था में जो परमाणु का क्रमांक है वो क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी वही है और प्रोटॉनों की संख्या तो वही होती है, ये हमें पता ही है। तो आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या वही होगा जो परमाणु का क्रमांक है। मैंने बोला कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, तो उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 6 हो जाएगी। समझ रहे हैं पागलपुर में? और सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 हो जाएगी। अब 2n² के कार्बन में कितना बोला? 6, और सोडियम में आपका कितना बोला? 11 बोला। अब 2n² हमारा एक फॉर्मूला होता है,
2n²। इसके अकॉर्डिंग हम k, l, m, n इन सभी में इलेक्ट्रॉनों को फिल करते हैं, k, l, m, n में। समझ रहे हो? ठीक है। तो अगर हम कार्बन की बात करें तो ये कार्बन का नाभिक है, इसमें अलग अलग कोश होंगे, ये पहली कोश है। तो पहली कोश k, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बताओ? 2n² से। k के लिए n की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। और जैसे जैसे कोश बढ़ते जाते हैं आपका क्रमागत रूप से जो n की वैल्यू है वो भी इंक्रीज होती जाती है। यानी कि यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यहाँ पर n की वैल्यू 3, नेक्स्ट शेल के लिए n की वैल्यू 4, इस तरह से बढ़ेगी। तो 2n² के फॉर्मूले से बताओ कि k में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इंटू n² यानी 1 का स्क्वायर, ये करवाया था तो कितने हो गए? 2 हो गए, यानी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब k शेल कार्बन में भी होगी और k ही शेल सोडियम में भी होगी, k ही शेल आपका ऑक्सीजन में भी होगी, सल्फर में भी होगी, फास्फोरस में भी होगी, क्लोरीन में भी होगी। तो यानी सभी में जो k वाली शेल है उसमें मैक्सिमम का मतलब है अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। बोलेंगे मैम हाइड्रोजन में तो एक ही आता है, क्यों? क्योंकि उसमें एक ही है, तो वहां पर एक ही आएगा। लेकिन जिसमें अधिकतम आपके 2 आएंगे, तो यहाँ 6 हैं, तो 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन आपके कहाँ आ गए? k में आ गए। तो अगर ये कार्बन का है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 4 इलेक्ट्रॉन बचे ना। 6 में से 2 यहाँ आ गए कार्बन में, और 4 और बचे अभी कार्बन के। तो एक और शेल बना लेते हैं, ये तो k वाली थी, एक और शेल बना लेते हैं l वाली। अब l वाली में कितने आएंगे? 2n² के फॉर्मूले से 2 इंटू n की वैल्यू कितनी है? 2 का स्क्वायर, कितने हो गए? 8। ये अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास कितने बचे थे? 6 में से 2 यहाँ आ गए थे, 4 ही बचे थे, तो वो 4 यहाँ आ जाएंगे। समझ रहे हैं? तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस प्रकार से होगा? 2 और 4। पहली कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं हम लोग सोडियम की। सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चे आपके? 11 इलेक्ट्रॉन है। तो 11 इलेक्ट्रॉन, ये नाभिक हो गया। पहली कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमें पता है के में 2 ही रह सकते हैं। अब कितने बचे? 11 में से 2 यहाँ आ गए, 9 बचे। ये के वाली कोश है। एल वाली कोश में कितने आ सकते हैं? 8 ही आ सकते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ हमने 8 इलेक्ट्रॉन रख दिए। 8 हो गया। ये सोडियम का है आपका परमाणु। और अब 1 इलेक्ट्रॉन बचा, उसको हमने बाहर वाली कोश में रख दिया। 2n² के फॉर्मूले से इसको भी आप कैलकुलेट कर लेंगे। 2 इंटू 3 का स्क्वायर 18 आ जाएगा, 2 इंटू 4 का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से आपके आगे आते जाएंगे। तो अगर आप Na का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो क्या आएगा? पहली कोश में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 1। ठीक है, समझ गए? बोलो समझ आ गया? इंपॉर्टेंट ये है 2n²। इंपॉर्टेंट ये है कि n की वैल्यू कोश के बढ़ने के साथ साथ बढ़ रही है आपकी। ठीक है, और ये आपको ध्यान रखना है कि परमाणु का क्रमांक कितना है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तभी आप क्या कर पाएंगे? इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन कर पाएंगे। इलेक्ट्रॉनों को बांटोगे कब? जब पता होगा कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं। और इलेक्ट्रॉन कैसे पता होंगे? जब परमाणु का क्रमांक आपको पता होगा। क्लियर है? बोलो किस किस की समझ में आ गया? हैंड रेज करो। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पहले भी आपको बताया हुआ है। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए जल्दी से, फिर आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बना लिया? हैंड रेज करो किस किस ने बना लिया। ठीक है, वैसे प्रश्न के अनुसार आपको बनाने की आवश्यकता नहीं थी, आपको सिर्फ ये और ये लिखना था। ठीक है ना? और ये आप कब लिख पाओगे? जब इतना आपको पता होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखो। ऑक्सीजन का, लिथियम का और नाइट्रोजन का, इन 3 परमाणु को क्या क्या बोला मैंने? ऑक्सीजन, लिथियम एंड नाइट्रोजन, इन तीनों का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन लिखो फटाफट।
ऑक्सीजन, लिथियम और नाइट्रोजन। चलो बना लोगे? इलेक्ट्रॉन बताने हैं जिसमें कितने हैं? हैंड रेज करो अगर इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं तो। वैसे तो सब आपको बता रखा है ऑलरेडी, बताने हैं, ठीक है। लिथियम में कितने आते हैं बताओ? 3 आते हैं। कितने आते हैं? 3 आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। इनका वितरण लिखो। नाइट्रोजन में आपके कितने होते हैं? 7, कार्बन के बाद आता है। ऑक्सीजन में 8 होते हैं, ये नाइट्रोजन के भी बाद आता है। चलो करो अब वितरण। किस किस में करना है? देखो, ऑक्सीजन की के में, एल में, एम में, एन में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसमें के में कितने आएंगे? एल में, एम में, एन में, ठीक है। इस प्रकार लिथियम के भी, और इसी प्रकार आपका नाइट्रोजन के, ठीक है। कितने कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे वो आपको बताने। और फॉर्मूला आपको बताया है क्या है? 2n² का फॉर्मूला है। चलो जल्दी से करिए, एक दूसरे को नहीं देखते हैं, जल्दी से करो। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था 2n² का फॉर्मूला लगाना है। अगर 2n² का फॉर्मूला नहीं भी यूज करना आ रहा है, सिंपल सी बात है कि मैम ने बताया था के में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये तो याद रहेगा ना कि के में, यानी कि जो पहली कोश है नाभिक के बाहर, उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, उससे तीसरा नहीं जाएगा। तो अगर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन है ध्यान से देखेंगे, खिड़सू बातें नहीं करेंगे। अगर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन है, और हमें क्या पता है कि पहली जो के वाली कोश है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो हमने यहाँ कितने भर दिए? 2 भर दिए, ठीक है। अब 8 में से 2 यहाँ आ गए तो कितने बचे बताओ? 8 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए तो कितने बचे? 6 बचे ना, 6 बचे। और हमें पता है कि एल वाली कोश में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो यहाँ कितने बचे हुए? 6 यहाँ आ जाएंगे। तो ये 2 और 6 का डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए हो गया? ऑक्सीजन के लिए हो गया। O2 की मॉलिक्यूल की फॉर्म में आपको मिलता है ना ये। और लिथियम की बात करें तो बताया है कि 3 ही इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ तो 2 ही आने हैं, चाहे कोई भी परमाणु हो, 2 से अधिक नहीं आने हैं, ठीक है। अब जो बचा हुआ एक है वो यहाँ आ जाएगा। ऐसा किस किस ने किया है ऐसा बताओ? किस किस का करेक्ट है? हैंड रेस करो। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, अब नाइट्रोजन में हमें पता है 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और 7 में से यहाँ कितने आएंगे? मैम 2 ही तो आएंगे, बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं कि 2 आएंगे, 2 आएंगे, 2 आएंगे, 2 लिख लीजिए। अब कितने बचे? 7 में से 2, 2 यहाँ आ गए तो 5 बचे। अब वो 5 हम यहाँ लिख देंगे। करेक्ट? किस किस के तीनों करेक्ट है? वेरी गुड, वेरी गुड। तो इस तरह से आपको किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जाएगा तो कर लेंगे, लेकिन कब करेंगे? ये तो हमें पता चल गया कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, लेकिन कब करेंगे? जब हमें ये पता हो कि उनमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं। और ये कैसे पता होंगे? जब हम उनको याद करेंगे, ठीक है ना। तो जितने बोले गए हैं उतने याद करेंगे, देन आपको इजीली आ जाएगा समझ में कि कैसे करना है, ठीक है ना। चलिए, तो ये आसान था, ये वैसे भी मैंने आपको करवा रखा था, अप्रॉक्स 25 तक तो करवा ही रखा था। चलिए, तो ये था आपका। तो कार्बन के लिए 2 4 का हमने देखा डिस्ट्रीब्यूशन, और सोडियम के लिए कितने का देखा? 2 8 1 का देखा था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ के एंड एल shells of an atom are full, then what would be the total number of electrons in the atom? Okay, चलिए, तो प्रश्न है, यदि के व एल कोश, if K and L shells of an atom are full, यानी कि उसमें पूर्ण रूप से भरे हुए, यानी कि पूरे इलेक्ट्रॉन है, ओके। यदि K व L कोश इलेक्ट्रॉन से, E माइनस किसके लिए यूज करते हैं? इलेक्ट्रॉन के लिए, E नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन से पूर्ण रूप से भरे हैं,
परमाणु में अब ट्राई करना जरा, कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। चलिए कौन बताएगा अब इसका आंसर? बहुत सिंपल सा आंसर है। तो यहाँ पर आप लोग अपने फिंगर से बता देंगे, ठीक है ना। के में नाभिक है, के में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बताओ। के पूर्ण भरा है मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें, बताओ फिंगर से बताइए। 1 2 3, ओके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, वेरी गुड। तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। एक कोई परमाणु है, हम ए नाम दे देते हैं इसको, ठीक है ना। ए है इसका नाम। इसकी पहली कोश जो के है उसमें पूरा भरा हुआ है, दैट मीन्स कि 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 से अधिक तो उसमें आ नहीं सकते। दूसरा क्या बोला, केवल एल कोश। अब दूसरी कोश एल है, इसमें कितने आ सकते हैं बताओ। पूर्ण भरा है ये भी, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे एल में बताओ। वेरी नाइस, यस 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब प्रश्न क्या पूछा है, पूर्ण भरे हैं तो परमाणु में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कुल कितने हो गए बताओ, कुल कितने हो गए टोटल। वेरी गुड, 10 हो गए। तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है इसमें। क्या बोला गया है कि के में के भी पूरा भरा हुआ है आपके, और जो एल है वो भी पूरा भरा हुआ है। तो हमें पता है के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और जो एल है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो पूर्ण भरने का मतलब क्या है, के में 2 है और एल में 8 है, और टोटल पूछा है तो टोटल कितने हो गए, 10 हो गए। हमने 10 को बांटा है, के में 2 और बचे हुए जाएंगे एल में आ जाएंगे, ठीक है ना। सो के शेल कैन होल्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स। हम जानते हैं के आपका 2 इलेक्ट्रॉनों को रख सकती है, एंड एल शेल कैन होल्ड 8 इलेक्ट्रॉन्स। व्हेन बोथ शेल्स आर फुल देयर विल बी 8 + 2 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन इन दी एटम। ओके चलिए नोट करो, के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तथा एल कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं यदि दोनों पूर्ण भरे हैं तो परमाणु में कुल 8 + 10 8 + 2 = 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। चलो और मैं आपको बता देती हूँ, ये जो के में 2 एल में 8 आपके इलेक्ट्रॉन है, ये परमाणु होता है नियॉन का। किसका होता है बच्चे, ये होता है नियॉन का परमाणु, जिसके लिए सिंबल आता है Ne, और इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं 10, जिसका के में 2 इलेक्ट्रॉन और एल में आपका 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए अब क्योंकि केमिस्ट्री में आपके 4 ही चैप्टर हैं मेरे पास, तो हम लोगों ने चारों चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लिया। तो अभी हम रिवीजन कर रहे हैं सभी चैप्टर्स का। तो कोई भी क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसको बार बार हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि आपका कोई रह ना जाए कोई भी डाउट। ओके, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ जे थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम। ओके, परमाणु के लिए जो जे थॉमसन आपकी बुक में हो सकता है, या थॉमसन के नाम से जो मॉडल है, उन्होंने जो अपना परमाणु का मॉडल दिया था उसमें लिमिटेशंस क्या क्या थी, ठीक है ना, यानी कि कमियां क्या रह गई थी उस मॉडल में, तो उस पर बात करेंगे। तो क्या क्या कमियां थी, अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड ऑल ओवर इन द पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, बट experiments done by other scientists showed that protons are present only in the center of the atom and the electrons are distributed around it, ठीक है ना, सिंपल सी बात थी। जे थॉमसन ने जो परमाणु का मॉडल दिया
क्वेश्चन लिख लो पहले हिंदी में। थॉमसन के परमाणु मॉडल की सीमाएं बताइए। सीमाएं हो सकता है या कमियां भी हो सकता है, तो कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना, एक ही चीज। ओके, चलिए, तो सीमा क्या थी, देखो, जो आपका जे थॉमसन ने बोला था या थॉमसन ने बोला था, उन्होंने बोला कि जो परमाणु है ना वो किसके समान है, जैसे तरबूज होता है हमारा, और तरबूज में जो लाल खाने वाला भाग होता है वो क्या है, वैसा ही कुछ परमाणु में धनावेश होता है, तो लाल खाने वाला भाग ज्यादा है, ठीक है ना। उसमें जो काले बीज कहीं कहीं बिखरे हुए हैं, ऐसे ही परमाणु में इलेक्ट्रॉन बिखरे रहते हैं, उन्होंने बोला था, ठीक है। लेकिन जब अलग अलग एक्सपेरिमेंट हुए, आपने फेराडे का एक्सपेरिमेंट देखा, गोल्डस्टीन ने एक्सपेरिमेंट किया था, देन थॉमसन एक एक्सपेरिमेंट लेके आते हैं। जब इतने सारे एक्सपेरिमेंट हुए तो एक्सपेरिमेंटली ये पता चला कि जैसे तरबूज में लाल खाने वाला भाग है बहुत अधिक, परमाणु में धनावेश ऐसा नहीं है। रदरफोर्ड ने भी एक्सपेरिमेंट किया था ना, उन्होंने क्या बोला, अगर ये परमाणु है तो इस परमाणु में कहीं केंद्र पर एक कम जगह में आपका धनावेश स्थित होता है, ठीक है। तो यही थॉमसन की कमी थी कि उन्होंने बोला, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला ये परमाणु है, इसमें पूरी जगह इस प्रकार से धनावेश है, सभी पूरे गोले पर धनावेश है, और उस धनावेश में आपके इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए हैं इस प्रकार। लेकिन ऐसा नहीं था, परमाणु एक्चुअल में कैसा था, ये धनावेश है जो सिर्फ सेंटर में था, और जो नेगेटिव चार्ज था जिसको इलेक्ट्रॉन कहा जा रहा है, वो कहाँ था, वो आपका उसके चारों ओर स्पेसिफिक शेल्स में था, जैसे अभी आपने देखा, ठीक है ना, इस प्रकार, समझ रहे हो। तो यही उनके उनके परमाणु मॉडल की क्या थी, कमी थी। ओके, चलिए, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन का सही स्थान नहीं बताया गया, ठीक है ना, इस मॉडल में। ओके, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उनका एग्जैक्टली कहाँ आपका पाए जा रहे हैं उसके बारे में वहां पर बताया नहीं गया। कोशिश करते हैं कि सिंपल लैंग्वेज में लिखें, सिंपल लैंग्वेज में समझा पाए, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, ठीक है ना। किस प्रकार से उन्होंने बोला, देखो, क्रिकेट सभी ने देखा है, खेला भी होगा, बोलो। तो क्रिकेट का जैसे ग्राउंड होता है, और हम बोले ये स्फेरिकल ग्राउंड है, ये क्रिकेट का ग्राउंड है, और ये कुछ किलोमीटर का हो सकता है, जैसे रदरफोर्ड ने बताया। और इस क्रिकेट के ग्राउंड में, स्टेडियम भी जिसको आप बोलते हैं, उसके बीच में अगर हम क्रिकेट के ही बॉल रख दें, ठीक है, क्या बोला मैंने, ये क्रिकेट का पूरा ग्राउंड है सर्कुलर, इसके बीच में हमने क्या रख दी, क्रिकेट की ही बॉल रख दी। तो ये जो पूरा ग्राउंड है ये शो कर रहा है कि ये क्या है, ये एटम है, यानी कि आपका क्या है, परमाणु है। ओके, और ये जो क्रिकेट की बॉल है ये क्या बता रही है, उस परमाणु के अंदर जो न्यूक्लियस है, यानी कि जो नाभिक होगा, और नाभिक में ही क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, धनावेश है। तो देखो कितने कम स्थान में धनावेश आपका पाया जाता है, ठीक है। जबकि थॉमसन ने क्या बोला था, थॉमसन ने बोला पूरे ही परमाणु में आपका धनावेश फैला हुआ है, गोले पे पूरा फैला हुआ है धनावेश, ऐसा कुछ नहीं है वहां। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम, और ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क के लिए है, लिखो। अर्नेस्ट रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं या कमियां बताइए, ठीक है, इस प्रकार से आप इसको लिख लेंगे।
चलिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आप सभी को समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने कुछ और प्रश्नों पर यहाँ पर बात की, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन देखा, कुछ एटम्स का, साथ ही यहाँ पर थॉमसन के मॉडल की क्या सीमा थी उस पर बात की। आप लोगों ने बहुत अच्छे से आंसर किया। जीजीआईसी फागलपुरमा और जीआईसी खिरसू की गर्ल्स ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया है। सभी बच्चों को ऐसे ही पढ़ाई करते रहनी है, और कोई भी डाउट आता है, क्वेश्चन आता है तो पूछ लेना है। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।